दो जर्नैलों की लड़ाई, दरियाए नील, रेड सी और रशियन नेवल बेस, इन सब चीज़ों का ताल्लुक है सूडान क्राइसिस से। आज की इस वीडियो में हम सूडान क्राइसिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर हो क्या रहा है, जर्नैल क्या करते फिर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत मुल्क रह गया है क्यों उसको भी नहीं बख्श रहे, ये CIA की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, माजरा क्या है। आज की इस वीडियो में हम सूडान क्राइसिस को समझने की कोशिश करेंगे। ये क्राइसिस एक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है और इसमें जो मरकजी किरदार हैं वो दो जर्नैल हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 2019 में, जब हमने उस वक्त जो क्राइसिस चल रहा था, जब ये शुरू हो रहा था, उसको भी कवर किया था। 30 सालों से यहाँ पर एक डिक्टेटर काबिज था, उमर अल बशीर, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए 2019 में और उन्होंने डेमोक्रेसी की डिमांड की। लोगों ने कहा कि अब हमें इस रूल से छुटकारा चाहिए और उन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना दे दिया कि उमर से हमारी जान छुड़ाई जाए। उमर अल बशीर एक ऐसा पावरफुल डिक्टेटर था जिसके अंडर पूरा इनका सिस्टम था, पूरी मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्सेस और जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जिनका हम आगे जिक्र करेंगे कि असल मसले की जड़ कौन है वो। अब ये जो धरना दिया गया था मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बाहर, इसमें सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसमें डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, टीचर्स थे और एक वायरल फोटो हमने देखी थी एक खातून की जो गाड़ी पे चढ़कर नारे लगवा रही थी। और ये एक बहुत बड़ी एक सिविल मूवमेंट थी जिसमें लोगों की एक ही डिमांड थी कि इस मुल्क में अब जमहूरियत लाई जाए। इस सारे एहतजाज के दौरान सिविल सोसाइटी मिलिट्री के साथ डायरेक्ट इंगेजमेंट में थी, उनसे मुज़ाकरात कर रही थी और फाइनली मिलिट्री ने इनकी डिमांड्स मान ली और उमर अल बशीर को रास्ते से हटा दिया। 30 साला दौर उसका हो गया ख़त्म। उस वक़्त वक्ती तौर पर सूडान में बहुत ज़्यादा जश्न मनाया गया कि जी डेमोक्रेसी आने ही वाली है, लेकिन सूडान के दिन अच्छे अभी नहीं आए थे। उस वक्त भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था जब मुजाहिरीन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बाहर धरना दे रहे थे तो इन पर फायर खोल दिए गए थे और 100 से ज़ायद लोग उस वक्त भी मरे थे। और उस वक्त जनरल हमीती का नाम सामने आया था कि इसकी पैरा मिलिट्री फोर्सेस ने लोगों पर फायर खोले हैं। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले हमें इस जनरल को समझना बहुत ज़रूरी है कि जनरल हमीती कौन है। ही इज़ अ डेंजरस मैन, वेरी वेरी डेंजरस एंड पावरफुल मैन। ये एक ऐसा बंदा है जो सूडान पर बहुत बड़े पैमाने पर हुकूमत करता है, लेकिन ना ये कोई सिविलियन लीडर है ना प्रॉपर मिलिट्री लीडर। तो ये है कौन? ये एक नोटोरियस जनरल है जो सूडान की RSF का हेड है। RSF एक पैरा मिलिट्री ग्रुप है जो सूडान की मिलिट्री से अलहदा है, मतलब जो प्रॉपर आर्म फोर्सेस होती हैं ये इसके पैरेलल एक ग्रुप है RSF, जिनकी तादाद है 1 लाख के करीब। बेसिकली ये एक प्रॉक्सी ग्रुप था जिसको हुकूमत ने तकरीबन 15-16 साल पहले खड़ा किया था। 20 साल पहले दारफर रीजन में एक बगावत खड़ी हुई थी उसको कुचलने के लिए। उस वक़्त RSF का नाम था जंजवीद मिलिशिया, यानी ये एक प्रॉक्सी ग्रुप तैयार किया था उमर अल बशीर ने, यानी उस वक़्त के जो डिक्टेटर था उस वक़्त का, कि लोगों को कुचला जाए दारफर रीजन में। और उन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ किए थे उस वक़्त, अर्ली 2000 में और 2013 तक उन्होंने सक्सेसफुली उस बगावत को कुचल दिया जंजवीद मिलिशिया ने। और अहम कमांडर उसका ये बंदा भी था, जनरल हमीती। बड़े पैमाने पर इन्होंने कत्ले आम किया था, लाखों लोग मारे थे और हुकूमत ने इनको भरपूर सपोर्ट किया था, इनको पैसा प्रोवाइड किया था, इनको असलहा प्रोवाइड किया था, इनको मिलिट्री सपोर्ट फराहम की थी। ये ऐसा ही है, आप फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो ये इस तरह का एक प्रॉक्सी ग्रुप था या इस तरह की एक मिलिशिया थी जो अमेरिका अफगानिस्तान में किया करता था प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, जो कि मिलिट्री की हिफाजत भी करते थे और मिलिट्री के पैरेलल भी ऑपरेशंस कंडक्ट करते थे। लेकिन ये ग्रुप फिर इतना पावरफुल हो गया कि इसको जो जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स हैं UAE और सऊदी अरेबिया, उन्होंने भी अपने मकसद के लिए यूज़ किया, रिपोर्टेडली यमन वगैरह में। और इसी वजह से जनरल हमीती का जो एक स्टेटस है उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और इसने फिर अपने बिजनेस एम्पायर्स भी खड़े किए सूडान में। सूडान की जो गोल्ड माइंस हैं, जो प्रॉपर्टी बिजनेस है, जो लाइफ स्टॉक बिजनेस है, हर जगह पर इसने भरपूर पैसा कमाया और बिलियनर है ये वहाँ पर।
करप्ट, जिसे कहते हैं ना एक रोग आदमी है ये, जिसने कत्लेआम पे पैसा बनाया। तो इसकी पावरफुल फोर्स को लीबिया और यमन में भी रिपोर्टेडली यूज किया गया है। और 2019 में जो प्रोटेस्टर्स मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के बाहर बैठे थे, जो मिलिट्री से मुज़ाकरात कर रहे थे, रिपोर्टेडली उन पर भी इसी की फोर्सेस ने गोलियां चलवाई थी। लेकिन ऑब्वियसली इनका कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। अब आ जाते हैं 2019 में। 2019 में एक फसादात के बाद, कत्लेआम के बाद उमर अल बशीर को रस्ते से तो हटा दिया, और उसके बाद जो जनरल बुरहान था, इस कैरेक्टर को भी अब जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। जनरल बुरहान इनकी जो प्रॉपर आर्म फोर्सेस हैं उनका हेड था, उनका चीफ था। वो एग्री कर गया और उसने एक सिविल मिलिट्री हाइब्रिड किस्म की हुकूमत कायम की, जिसमें सिविलियन नुमाइंदे भी थे और आर्मी ने भी अपना हिस्सा रखा। लेकिन वो सिविल मिलिट्री हुकूमत सिर्फ 2 साल कायम रही। 2021 में आर्मी ने फिर एक कू किया और इसमें ये जो दोनों जर्नैल थे ये ऊपर आ गए और इन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। जनरल बुरहान जो कि इनका हेड था आर्मी का, और दूसरा जनरल हमीती जो कि आरएसएफ का हेड था। अब देखें, 2 पैरेलल ग्रुप्स हैं, एक प्रॉपर मिलिट्री और एक आरएसएफ, जो पहले कभी पास्ट में एक प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप हुआ करता था। इन्होंने 2021 में एक काउंसिल ऑफ जनरल्स भी बना दी, जिसमें नंबर 1 बुरहान को रखा और नंबर 2 पोजीशन मिली इस नोटोरियस हमीती को। अब ये जो 2 बड़े हैं ना, एक मिलिट्री का हेड और एक आरएसएफ का हेड, ये आपस में लड़ पड़े हैं। मतलब पावर का नशा इतना बुरा है कि अपने ही कंट्री पर काबिज होने के लिए आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं, और जो कुछ बचा है थोड़ा बहुत उसको भी नहीं छोड़ रहे। मिलिट्री पैरामिलिट्री ग्रुप से ही लड़ पड़ी है। अब इनमें लड़ाई की वजह क्या बनी? ये बेसिकली, जैसे मैंने पहले कहा, एक पावर स्ट्रगल है। हमीती ये चाहता है, हमीती चूंकि इतना पावरफुल है, इतना पैसे वाला है, इसके रीजनल इसके अलायंसेस भी हैं, तो ये कहता है कि अब ऑब्वियसली पावर का नशा है, तो वो चाहता है कि इसकी पावर मजीद इसमें इजाफा हो। उसने जनरल बुरहान की जो लीडरशिप है उसको मानने से इनकार कर दिया। जनरल बुरहान क्या चाहते थे? वो ये चाहता है कि जो आरएसएफ है ना, उसको प्रॉपर मिलिट्री में इंटीग्रेट कर दिया जाए जल्द से जल्द, मतलब 2 सालों में। मतलब उनको ये डर है कि आरएसएफ मतलब रोग ना हो जाए, बिल्कुल ही हाथ से ना निकल जाए। हाथ से तो वो वैसे निकल चुकी हुई है, लेकिन उनको ये डर है कि इससे पहले कि वो टोटल रोग हो जाए, हमारी मतलब स्टेट को चैलेंज करना शुरू हो जाए, अपनी मनमानी शुरू हो जाए, जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इससे पहले वो चाहता है कि वो आर्मी में जम हो जाए, आर्मी का एक यूनिट बन जाए ऑफिशियली। अभी वो पैरामिलिट्री एक यूनिट है, जिसकी हिस्ट्री आपको पता है कितनी भयानक है, कितनी डार्क हिस्ट्री है। हमीती इसको चैलेंज कर रहा है। हमीती कह रहा है कि ये प्रोसेस आराम आराम से होना चाहिए, 10 सालों में होना चाहिए। बेसिकली हमीती यही चाहता है ना कि आरएसएफ की एक इंडिपेंडेंट हैसियत रहे, ताकि आरएसएफ अपनी बदमाशी कायम रख सके। तो हमीती कहता है कि ये इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो होना चाहिए, और फिर ये भी फड्डा है कि इस इंटीग्रेशन के प्रोसेस में मिलिट्री का सरबराह कौन होगा। तो दिस इज़ द पावर स्ट्रगल। ये जो दोनों लड़े हैं और पागल हो चुके हैं इस इक़्तिदार के पीछे। अब डेमोक्रेसी तो बहुत दूर की बात है। अब आपस मतलब मिलिट्री जनरल्स ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन है नंबर 1 और कौन है नंबर 2। और ये मामला एस्केलेट कैसे हुए थे कि एक साइड से फायर खोल दिए गए थे और उसके बाद ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अप्रैल के महीने में ये फड्डे शुरू हुए हैं और अब ताज़ा इतलात के मुताबिक 500 से ज़ायद बंदा मारा जा चुका है। सिविलियन इसमें इसकी जद में आ रहे हैं। अब सिविलियन क्यों जद में आ रहे हैं? ये जो आर्मी है ना इनकी, ये आरएसएफ से अब लड़ रही है। आरएसएफ सड़कों पर मौजूद है, इनके पास 1 लाख बंदा है, लेकिन जो एयरफोर्स, जो एयर पावर है वो है प्रॉपर मिलिट्री के पास। तो बुरहान की जो फोर्सेज हैं, आर्मी है, वो इन पर एयर स्ट्राइक्स कर रही है। ये छुपे हुए हैं शहरी आबादियों में, तो फिर बहुत से बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है उस आरएसएफ वालों को मारने के लिए, हमीती की फोर्सेस को मारने के लिए। तो इसलिए इसकी जद में बहुत से शहरी भी आए हैं एयर स्ट्राइक्स की जद में। इसके अलावा सड़कों पर भी जंग हुई है। सड़कों पर हम टैंक्स देख रहे हैं। जो जंग है वो कैपिटल सिटी खर्तूम तक पहुंच चुकी है। दरियाए नील के किनारे एक बहुत ही हिस्टोरिकल, एक तारीखी शहर है सूडान का। मतलब इतना पावरफुल हो गया ये आरएसएफ के डायरेक्ट अब मिलिट्री को चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए मिलिट्री चाहती है कि इनको कानून साजी के जरिए फ़ौरन इनको मिलिट्री में जम किया जाए, ताकि ये बंदे के पुत्र बन जाए। इस लड़ाई में जहां सिविलियंस निशाना बन रहे हैं, वहां पर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा तबाह हो रहा है। इनका एयरपोर्ट भी काफ़ी हद तक तबाह हो चुका है। प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जे के लिए दोनों फोर्सेस ने लड़ाई की। स्टेट टीवी जो इनका है खर्तूम सिटी में, वो भी इसकी जद में आ गया, वो भी तबाह हो गया।
एक वॉर की कैफियत है, एक सिविल वॉर की कैफियत इस वक्त हम देख सकते हैं सूडान में, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जिसमें बहुत से मुल्कों ने अपना स्टाफ, अपना डिप्लोमेटिक अमला वहाँ से निकाल लिया और कुछ निकाल रहे हैं। पानी की किल्लत हो गई है शहर में, बिजली नहीं आ रही और बहुत सी चीज़ों की जो सप्लाई है वो भी मुतासिर हो चुकी है। इस कहानी में सूडान क्राइसिस में एक और ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट है रशियन नेवल बेस। सूडान की पोर्ट सूडान के ऊपर रूस एक नेवल बेस बनाना चाहता है, और इस सिलसिले में इस साल के शुरू में ही रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव, उनका एक एग्रीमेंट हुआ जनरल बुरहान के साथ, और सूडान की मिलिट्री ने एग्री किया कि हम अपनी पोर्ट सिटी पर रूस को ये नेवल बेस बनाने देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। अब इससे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कौन सा मुल्क इससे डिस्टर्ब हुआ होगा? डेफिनेटली अमेरिका बहादुर। ये पोर्ट रेड सी के ऊपर वाक़ है। रेड सी जो इंडियन ओशन का एक अहम सेगमेंट है, जहां से ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसके ईस्ट पर आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया है, लेफ्ट पर अफ्रीका के बहुत से ममालिक हैं रेड सी के लेफ्ट साइड पे, जिसमें इजिप्ट है, सूडान है, एरिट्रिया है, फिर इथोपिया है नीचे, और ये सारा अफ्रीका आप देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुजरगाह है। तो इनके जो जनरल बुरहान थे वो रूस के साथ तकरीबन एग्रीमेंट फाइनलाइज कर चुके थे कि रूस रेड सी में सूडान की पोर्ट सिटी पर अपनी नेवल बेस बनाएगा, और इसके बदले सूडान को रशियन मेड असलहा मिलना था। डील को कानूनी शक्ल तब दी जानी थी जब सिविलियन हुकूमत ने आना था। ये मेंशन था उसमें कि सिविलियन हुकूमत आके उसमें मतलब कानून साजी करके वो फिर इसको फाइनलाइज करेगी। जनरल बुरहान ने अपने ये इरादे शो किए थे कि मैं सिविलियन गवर्नमेंट का क़याम उसको मुमकिन बनाऊंगा। इस एग्रीमेंट के तहत सूडान की पोर्ट पर जो रशियन नेवल बेस होगी, यहाँ पर 300 रशियन ट्रूप्स होंगे, और इसके अलावा 4 नेवी शिप्स रूस यहाँ पर रखेगा अपनी, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर्ड नेवी शिप्स। और डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाती है वेस्टर्न पावर्स के लिए कि सूडान की एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट पर रूस आ रहा है अपनी नेवल पावर्ड नेवी शिप्स के साथ, क्योंकि कन्वेंशनली हम देखें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी नेवल पावर इस वक्त कौन है? अमेरिका बहादुर। तो इतने अहम रीजन में रूस का आना, जहां चाइना भी इतनी ज़्यादा अपनी नेवल बेसिस क्रिएट कर रहा है दूसरे मुल्कों में, तो ये डेफिनेटली यूएस इंटरेस्ट के लिए बहुत बड़ा धचका है। इस डेवलपमेंट से क्या होना था कि रशियन मिलिट्री की जो प्रेजेंस है इस रीजन में वो फिर कांस्टेंट हो जानी थी, वो वहाँ पर एक फोर्टिफिकेशन कायम हो जानी थी, और उसके लिए उनका ख़र्चा भी बचना था। जो अगर इस इलाके में उन्होंने आना है मिलिट्री डिफेंस मकासद के लिए, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ख़र्चा करना पड़ता है, तो कश्तियाँ फिर वहाँ पर ही उनकी होंगी उसी नेवल बेस पे। उन्होंने एक फोर्टिफिकेशन बना ली, उन कश्तियों की जो ट्रैवल कॉस्ट थी वो भी उनको बच गई। तो डेफिनेटली ये रशिया का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था जिसने अमेरिका बहादुर को डिस्टर्ब करना ही करना था। और इस हवाले से इंटरेस्टिंगली अमेरिका ने सूडान को धमकी भी लगाई थी पिछले साल कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और इसके अलावा वेस्टर्न मीडिया में हम देख रहे थे कि इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि जी सूडान में तो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा अगर रूस इस रीजन में आता है, नेवल बेस कायम करता है सूडान में। मतलब इनडायरेक्ट धमकियाँ भी शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा वेस्टर्न पावर्स ने भी इसमें अपने खदशात का इजहार किया था कि रूस क्यों आ रहा है इस रीजन में, और सूडान की तरफ से इंटरेस्टिंगली बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला था रूस को। और अब ये सारा क्राइसिस खड़ा हो गया है। अब ये चीज़ें तो फिर सेकेंडरी होती हैं कि किसको बेस देनी है किसको नहीं। पहले तो आपको अपना मुल्क संभालना पड़ता है, पहले क्राइसिस को रिजॉल्व करना पड़ता है, तब आप आगे बढ़ते हो। तो अब रशियन प्रेजेंस, अब उसका भी सारा प्लान खटाई में पड़ गया है, क्योंकि सूडान अब उसको अपना इतना बड़ा क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है इंटरनली। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये सारा क्राइसिस इंटरनल है या एक्सटर्नल? क्या इसमें CIA ने कोई कार्रवाई दिखाई है इस क्राइसिस को ऑर्केस्ट्रेट करने में? क्या जनरल हमीती को यूज़ किया गया है कि वो अनरेस्ट फैलाए? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।